नमस्ते। आज हम एक ऐसी तकनीक की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहें तो किसी जादू से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए युग की। एक ऐसी छलांग जो हमारे भविष्य, विज्ञान और हमारी कल्पनाओं की हर सीमा को पूरी तरह से पार करने वाली है। गूगल की नई विलो चिप ने जो कर दिखाया है वो सीधे सीधे तीसरे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। 10 सेप्टिलियन साल सुनने में अजीब लग रहा है ना। एक के आगे पूरे 24 शून्य। जरा सोचिए, आज के समय का जो सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर है, अगर उसे एक बेहद जटिल और विशिष्ट गणना करने को दी जाए तो उसे पूरा करने में ठीक इतने ही साल लग जाएंगे। और पता है ये समय कितना है? हमारे पूरे ब्रह्मांड की कुल उम्र से भी कई ट्रिलियन गुना ज्यादा। बस इसी बात से इस नंबर की गंभीरता समझी जा सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, जो काम ब्रह्मांड की उम्र से ज्यादा समय ले रहा था, गूगल की नई क्वांटम चिप जिसका नाम विलो है, उसने उसी अकल्पनीय गणना को कितनी देर में किया? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ, 5 मिनट। ये कोई मामूली अपग्रेड या छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिसने पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया है कि प्रोसेसिंग पावर की दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरी कहानी को कुछ अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वांटम युग की शुरुआत, फिर समझेंगे कि ये क्लासिकल बाइनरी बिट्स से आगे कैसे काम करता है। उसके बाद बात करेंगे डीप फ्रीज चैलेंज की, फिर क्वांटम एरर्स को कैसे फिक्स किया जाता है, और आखिर में जानेंगे कि इसका एक हैरान करने वाला और शायद थोड़ा डरावना भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, क्वांटम युग का आगमन। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो गया हो। इसके पीछे सदियों की इंसानी मेहनत और विज्ञान का एक बहुत लंबा सफर है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो करीब 2000 साल पहले एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जैसे मैकेनिकल गियर्स का इस्तेमाल होता था ग्रहों की गति मापने के लिए। फिर 1642 में पास्कलाइन कैलकुलेटर ने एंट्री ली। 19वीं सदी तक आते आते भाप से चलने वाले एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट आया जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी। और अब हम सीधे इन क्वांटम चिप्स के युग में आ गए हैं। मतलब मैकेनिकल गियर्स से लेकर सब एटॉमिक क्वांटम दुनिया तक का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्लासिकल बाइनरी बिट्स के पार। आखिर ये काम कैसे करता है? यहीं पर हम क्लासिकल दुनिया की सीमाओं को तोड़कर क्वांटम संभावनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही बुनियादी और गहरा है। क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स पर चलते हैं, यानी सिंपल 0 और 1। वो एक वक्त में सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर चलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, ये एक ही समय में कई अलग अलग स्थितियों में एक साथ मौजूद रह सकते हैं। एक ही समय में कई स्थितियों में होने की इस जादुई क्षमता को सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक सिक्के के बारे में सोचिए। जब सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो हवा में घूमते वक्त वो एक धुंधला सा आकार ले लेता है ना? उस समय वो सिक्का एक ही वक्त में हेड्स भी होता है और टेल्स भी। बस क्यूबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जब तक उन्हें मापा या देखा नहीं जाता, वे एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। चलिए इसे एक भूल भुलैया यानी मेज के उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक भूल भुलैया में बाहर निकलने के 100 रास्ते हैं। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर रास्ते को एक एक करके चेक करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन के जादू से सिर्फ 100 क्यूबिट्स एक ही समय में 1.26 नोनिलियन कॉम्बिनेशंस पर एक साथ दौड़ सकते हैं। और ये 1.26 नोनिलियन कोई छोटा नंबर नहीं है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, ये संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल पैरेललिज्म, और यही इस तकनीक की असली ताकत है। इसके बाद आता है क्वांटम भौतिकी का एक और अद्भुत नियम, क्वांटम एंटेंगलमेंट। सरल शब्दों में कहें तो 2 या उससे ज्यादा क्यूबिट्स आपस में कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि वो पूरी तरह से एक सिस्टम बन जाते हैं। ये बिल्कुल जादुई धागे से बंधे हुए लट्टुओं की तरह है। एक क्यूबिट में अगर कोई बदलाव होता है तो उसका असर तुरंत दूसरे पर भी होता है, चाहे वो एक दूसरे से मीलों दूरी क्यों ना हो।
ये जो इंस्टेंट कनेक्शन है ना, यही इनकी कंप्यूटेशनल पावर को अरबों खरबों गुना बढ़ा देता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, डीप फ्रीज चैलेंज। अब सवाल ये है कि अगर ये तकनीक इतनी ही शानदार है तो ये हर जगह मौजूद क्यों नहीं है? यहीं पर आती है इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी रुकावट। असल में क्वांटम कंप्यूटर्स को काम करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो यानी लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। इसीलिए ये मशीनें हमारे घर के लैपटॉप्स जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विशाल तारों और पाइपों वाले झूमर जैसी लगती है। और इस पूरे भारी भरकम सेटअप के सबसे निचले सिरे पर एक छोटी सी चिप होती है जिसे इतने खतरनाक ठंडे माहौल में रखा जाता है। अब यहाँ ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर इस हार्डवेयर को इतना अकल्पनीय रूप से ठंडा रखने की क्या जरूरत पड़ गई। इसका सीधा सा जवाब छुपा है क्वांटम पार्टिकल्स के खुद के स्वभाव में। इसका सबसे बड़ा कारण है डीकोहेरेंस। बात यह है कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स बेहद नाजुक होते हैं। बाहर की हल्की सी भी गर्मी, कोई छोटा सा कंपन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सुपरपोजिशन के जादू को पल भर में तोड़ सकता है। और अगर थोड़ी सी भी रुकावट आई तो क्यूबिट्स सिर्फ 100 माइक्रोसेकंड्स में अपना संतुलन खो बैठते हैं। बस इसी नाजुकपन से बचाने के लिए इन चिप्स को ब्रह्मांड के सबसे ठंडे माहौल में सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, क्वांटम एरर सुधार। अगर एक क्यूबिट सिर्फ 100 माइक्रोसेकंड्स में ही कोलैप्स हो जाता है तो फिर वो 5 मिनट लंबी गणना आखिर पूरी कैसे हुई? ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसका जवाब 3 बेहद शानदार स्टेप्स में छिपा है। इसे एक रेत के महल की तरह समझिए। पहला स्टेप, क्योंकि क्वांटम डेटा को सीधे छुआ नहीं जा सकता, इसलिए वैज्ञानिक इसके कई बैकअप बनाते हैं। जैसे एक के बजाय 3 रेत के महल बना दिए जाएं, ताकि अगर हवा से एक गिर भी जाए तो बाकी बचे रहें। दूसरा स्टेप है हेल्पर क्यूबिट्स का इस्तेमाल। ये खास क्यूबिट्स मुख्य डेटा को बिना नुकसान पहुंचाए चुपके से स्कैन करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और तीसरा स्टेप, एक रिले रेस की तरह डेटा को आगे पास करते रहना। इससे पहले कि एक क्यूबिट कोलैप्स हो, उसकी जानकारी तुरंत दूसरे क्यूबिट को दे दी जाती है। बस इन्हीं तीनों के बेहतरीन तालमेल से वो असंभव सी 5 मिनट की कैलकुलेशन मुमकिन हो पाई। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक हैरान करने वाला और थोड़ा खौफनाक भविष्य। ये विशाल और असीमित शक्ति हमारी दुनिया और इंसानियत के भविष्य को किस तरह से बदलने वाली है, आइए इसे समझते हैं। जब हम इसके फायदों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हों, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये हमारे भविष्य की सच्चाई है। जरा सोचिए, प्रोटीन फोल्डिंग को एटॉमिक लेवल पर सिम्युलेट करके कैंसर या अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों का पक्का इलाज सिर्फ कुछ हफ्तों में ढूंढा जा सकेगा। इंसानों की उम्र 150 साल से भी ज्यादा बढ़ाई जा सकेगी। स्पेस में एलियंस के संकेत खोजने हो या बिना ओवरहीट हुए 1000 किलोमीटर तक चलने वाली शानदार ईवी बैटरी बनानी हो, और तो और एआई को एक असीमित गति देने में भी ये क्वांटम कंप्यूटर सबसे बड़ा रोल निभाएंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर कुछ बेहद गंभीर भू राजनीतिक जोखिम भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर आज के हमारे सबसे मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन को कुछ ही सेकंड में तोड़ सकता है। मतलब देशों के रक्षा सिस्टम, हमारे बैंक अकाउंट्स और सारा प्राइवेट डेटा एक झटके में खतरे में आ सकता है। जो देश इस रेस में पिछड़ गए, उनके लिए एक तरह की डिजिटल गुलामी का खतरा पैदा हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, क्वांटम एजीआई का उदय, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद के कोड खुद लिख सकेगा। इस पूरी चर्चा के अंत में हमें विशेषज्ञों की एक बहुत साफ चेतावनी पर गौर करना चाहिए। उनका मानना है कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का एक साथ मिलना दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक साबित हो सकता है। सच कहें तो इस तकनीक में इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को फिर से लिखने की ताकत है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हम इंसान, क्या हमारा समाज इस बेहिसाब और असीम शक्ति को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा।